इसराइल और हमास के बीच चल रही जंग अब उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां हमास के लड़ाके सीधे नेतन्याहू कैबिनेट के मंत्रियों को निशाना बनाने लगे हैं। सवाल है कि क्या हमास अब अपने नेताओं की टारगेटेड किलिंग का बदला इसराइली मंत्रियों की हत्या से लेना चाहता है। इसराइली सुरक्षा एजेंसी शिनबेट और सेना यानी आईडीएफ ने दावा किया कि उन्होंने वेस्ट बैंक के हेब्रोन इलाके में एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया। उनका दावा है कि एक हमास समर्थित सेल इसराइल के कट्टरपंथी राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतमार बेन गवीर की हत्या की योजना बना रहे थे। आपको बता दें कि इसराइल की तरफ से हमास को आतंकी संगठन करार दिया जाता है, जबकि हमास का साफ कहना है कि सिर्फ गाजा और फिलिस्तीन के लोगों की रक्षा करना ही उसका दोष है, जिसके कारण इसराइल उन्हें निशाना बनाता है। इस ऑपरेशन में कई संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया और उनके पास से विस्फोटकों से लैस ड्रोन भी बरामद हुए। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले की योजना तुर्की में स्थित हमास कार्यालय से निर्देशित की जा रही थी। लेकिन इन दावों के बीच एक और बड़ी तस्वीर छिपी है, वो है इसराइली कब्जे और फिलिस्तीनी आक्रोश की। इतमार बेन गवीर सिर्फ मंत्री नहीं, वह उन नेताओं में गिने जाते हैं जो फिलिस्तीनियों को खुलेआम सुरक्षा खतरा बताते हैं और वेस्ट बैंक में इसराइली कब्जे का खुलकर समर्थन करते हैं। पिछले साल मार्च में एक व्यक्ति ने बेन गवीर की हत्या की साजिश कबूली थी और 2024 में हेब्रोन के 3 लोगों पर आरोप लगा कि वे बेन गवीर और उनके बेटे की हत्या की योजना बना रहे थे। हर बार ऐसी कोई साजिश सामने आती है, इसराइल उसका जवाब देता तो है, वेस्ट बैंक में छापेमारी, सैकड़ों गिरफ्तारियां और पूरे समुदाय को सामूहिक सजा के तौर पर। लेकिन यह चक्र अब बंद नहीं हो रहा। इस बार हमास का निशाना इसराइली पावर स्ट्रक्चर के सबसे विवादित चेहरे पर रहा और यह सब ऐसे समय में हो रहा है जब इसराइल की सरकार के सबसे ताकतवर मंत्री वेस्ट बैंक को पूरी तरह से हड़प लेने की जिद पर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर खुद उनकी गठबंधन सरकार के कट्टरपंथी नेताओं का दबाव बढ़ चुका है। वित्त मंत्री बेजालेल स्मोट्रिच ने खुलेआम कहा है, वेस्ट बैंक के 82% हिस्से को पूरी तरह से इसराइल में मिलाया जाना चाहिए। बेन गवीर और स्मोट्रिच दोनों चाहते हैं कि जहां कहीं भी फिलिस्तीनी बहुमत नहीं है, वहां इसराइली झंडा लहरा दिया जाए। इस योजना का मतलब सीधा है, वेस्ट बैंक को टुकड़ों में तोड़ देना, एक ऐसा नक्शा बनाना जहां फिलिस्तीनी आबादी छोटे छोटे एनक्लेव्स में सिमट कर रह जाए। हर तरफ से इसराइली चौकियों और बस्तियों से घिरा हुआ है। यह इलाका ऐसी स्थिति में जब जमीन सिकुड़ती है, जब आत्मनिर्णय का अधिकार छीना जाता है, जब हर विरोध को आतंकवाद कहा जाता है, तब प्रतिरोध जन्म लेता है और यही प्रतिरोध अब सत्ता के गलियारों तक पहुंचने की कोशिश करने लगा है। हमास के लिए यह सिर्फ एक जवाबी हमला नहीं, बल्कि एक संदेश है कि युद्ध सिर्फ गाजा की गलियों में नहीं, इसराइल की राजनीति के केंद्र तक पहुंच चुका है। सवाल यह नहीं कि कौन सही है कौन गलत, सवाल यह है क्या कब्जे के नीचे दबा समाज शांति से रह सकता है, और अगर नहीं तो फिर अगला ड्रोन कहां गिरेगा यह कोई नहीं जानता। इस रिपोर्ट में इतना ही। इजराइल ने एयर स्ट्राइक में यमन के हूती शासन के प्रधानमंत्री अहमद गालिब अल रहबी के साथ साथ पूरी कैबिनेट को मार डाला। इजरायली हमलों में कई मंत्री और हूती सैन्य अभियानों के कमांडर भी मारे गए हैं। प्रधानमंत्री और नेताओं के मारे जाने से हूती गुस्से में है और उन्होंने इजराइल को इसकी भारी कीमत चुकाने की बात तक बोल डाली। बल्कि हूतियों ने इजराइल से इन हमलों और मौतों का बदला लेना भी शुरू कर दिया। इसकी शुरुआत हूतियों ने लाल सागर से की, जहां हूतियों ने एक इजरायली समर्थक जहाज को उड़ा डाला, जिसके बाद अब पश्चिम एशिया में तनाव की एक और लहर देखने को मिली है। बताया जा रहा है कि इजराइल के केंद्रीय इलाकों में 1 सितंबर को हवाई हमलों की चेतावनी सायरन गूंज उठे। बाकायदा इजरायली रक्षा बलों ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि यमन की सीमा से दागी गई एक लंबी दूरी की मिसाइल को इजरायली एयर डिफेंस ने सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया। लेकिन आपको बता दें, आईडीएफ के हमलों में प्रधानमंत्री की मौत के बाद हूती इजराइल के खिलाफ तांडव मचा रहे हैं। 1 सितंबर को मध्य इजराइल में सायरन बजने लगे जब आईडीएफ ने यमन से दागी गई एक मिसाइल की पहचान की। ईरान समर्थित हूतियों ने दावा किया है कि उन्होंने 2 बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल करते हुए दोहरे सैन्य अभियान शुरू किए हैं। और तो और हूतियों ने दावा किया है कि उन्होंने मल्टी टिप्ड फ्रैगमेंटेशन फिलिस्टीन 2 और जुल्फिकार मिसाइल का इस्तेमाल किया। हूतियों ने दावा किया है कि हमलों के कारण इजरायली हवाई
शो के संचालन को निलंबित कर दिया गया। इसी बीच आईडीएफ ने कहा कि इजरायली वायु रक्षा प्रणाली ने यमन से भेजी गई एक मिसाइल को रोक दिया। यह हमला सना में इजरायली हमलों में हूती प्रधानमंत्री और कई मंत्रियों की मौत के कुछ दिन बाद हुआ है। प्रधानमंत्री की हत्या के बाद इसे हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर कई मिसाइल और ड्रोन हमले करने की कोशिश की है। 2 सितंबर को हूती सैन्य प्रवक्ता ने दावा किया कि इजरायली ठिकानों को निशाना बनाकर 4 ड्रोन हमले किए गए। एक संबद्ध 4 ड्रोन ने कथित तौर पर तेल अवीव में इजरायली जनरल स्टाफ मुख्यालय को निशाना बनाया। इसी बीच 3 ड्रोन ने कथित तौर पर बेन गुरियन हवाई अड्डे, अल खतरा स्टेशन और अशदोद बंदरगाह को निशाना बनाया। इसके साथ साथ एक अलग उत्तरी लाल सागर में हूतियों ने कथित तौर पर MSC ABI जहाज पर हमला किया। संयुक्त राष्ट्र ने बताया कि ईरान समर्थित समूह ने 31 अगस्त को सना स्थित अपने कार्यालयों पर भी छापा मारा। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक हूतियों ने कम से कम 19 कर्मचारियों को हिरासत में लिया है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि हिरासत में लिए गए लोगों में से 18 यमनी कर्मचारी और एक अंतर्राष्ट्रीय कर्मचारी है। यमन में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पर हूतियों द्वारा लंबे समय से चलाए जा रहे दमन में ये छापे सबसे ताजा है। संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत ने ओमान में हूतियों के मुख्य वार्ताकार से मुलाकात की और मांग की है कि बंदियों की रिहाई की जाए। दूत ने चेतावनी दी है कि हूती की कार्रवाइयां यमन के लोगों तक सहायता पहुंचाने में गंभीर रूप से खतरा पैदा कर सकती है। वही हूती मिलिट्री के प्रवक्ता ब्रिगेडियर याह्या सारी ने कहा कि जो कोई भी इस्लाम और पैगंबर का अनुयायी है वो इस नरसंहारी अपराध के सामने चुपचाप नहीं बैठेगा। गाजा की विजय धर्म की विजय, राष्ट्र की विजय है और मानवता की विजय है। यमन वासी इस पावन वर्षगांठ का स्मरण जिहाद, समर्थन और सहायता की स्थिति में खड़े होकर तब तक करते हैं जब तक कि आक्रमण बंद न हो जाए और गाजा पर से घेराबंदी न हट जाए। अल्लाह की विजय, सहायता और मार्गदर्शन में विश्वास रखते हैं। यमनी सशस्त्र बल इस बात की पुष्टि करते हैं कि इजरायली दुश्मन को सुरक्षा और स्थिरता नहीं मिलेगी और आने वाले समय में हमारे अभियान और ज्यादा तेज होंगे। इजराइल से जो तबाही की तस्वीरें भी सामने आई है उनसे साफ है कि हूतियों के हमलों से इजराइल को भयंकर नुकसान हुआ है और जो इजराइल दुनिया से छुपाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन तस्वीरों ने साफ कर दिया कि हूतियों ने इजराइल में भयंकर तबाही मचाई है जो अब पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है।